Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power written by Anthony Robbins. We are on page number 393 and writer says, आज का जो समय है वो एक कम्युनिकेटिंग एज है जहाँ पर टेक्नोलॉजी है और उस मीडिया से, चाहे वो रेडियो, टेलीविज़न, मूवी, प्रिंट, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, गूगल, हम एक ही बार में अपने मैसेज को पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। और ये मीडिया लोगों के इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस को, स्टेट्स को चेंज करता है। और अगर आप सोचिए, अगर ये चेंज बेटर के लिए हो तो दुनिया एक बेटर प्लेस बनेगी कि नहीं बनेगी। हमने देखा है कि कितना इफ़ेक्टिव है मीडिया टू सेल प्रोडक्ट, स्प्रेडिंग कल्चर। हम ये भी जान रहे हैं कि वो कितना इफ़ेक्टिव है दुनिया को बदलने में फॉर बेटर। तो जैसे ही मैसिव लोगों के अंदर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन का बदलाव होगा, उनकी अवस्थाएं बदलेंगी, उनका वहाँ से बिहेवियर बदलेगा और ये टेक्निक अब अवेलेबल है। सोचिए, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग कि ह्यूमन बिहेवियर को क्या ट्रिगर करता है और प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी जो कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं वो किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन नए क्रिएट करती है फॉर मासेस, हम पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकते हैं। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्केयर्ड स्ट्रेट का एग्जाम्पल देते हुए राइटर कहता है कि ये ग्रेट एग्जाम्पल है जहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों की इंटरनल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से उनके बिहेवियर को बदलती है। और यहाँ पे रिसोर्स है मीडिया। ये एक डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम है जहाँ पर बच्चे जो डिस्ट्रक्टिव एंड डेलिक्वेंट बिहेवियर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उन्हें जेल में लेके जाया जाता है, जहाँ पे इनमेट वॉलंटियर्स चेंज लाने के लिए बच्चों की इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में काम करते हैं, कि उन्हें बताते हैं कि क्राइम और इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है। जब बच्चों को पहले इंटरव्यू किया गया था तो उनमें से मोस्टली ने समझा कि जेल में जाना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, लेकिन जब एक मास मर्डरर ने अपनी लाइफ से उनको ये बताना शुरू किया कि प्रिजन इन रियलिटी क्या होता है और डिटेल्स ऑफ इंटेंसिटी दैट वुड चेंज एनीबॉडी फिजियोलॉजी, स्केयर्ड स्ट्रेट मूवी एक मस्ट व्यू मूवी है, राइटर बोलता है। और एक जो उसमें बताया गया है वो ये है कि इनक्रेडिबली इफेक्टिव है चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द किड्स यूजिंग मीडिया। और इसी एक्सपीरियंस को पे टेलीविजन ने बहुत सारे बच्चों को और बड़ों को उसको दिखाया। साइमल्टेनियसली मैनी पीपल्स थॉट एंड बिहेवियर चेंज्ड। तो अगर हम एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकें जो लोगों को अपील करती है उनके प्राइमरी रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम में, हमने करे थे ना एंकर, विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक्स, अगर हम चीज़ों को फ्रेम कर सकें इस प्रकार से कि उनके सारे जितने भी मेजर मेटा प्रोग्राम्स हैं उसको वो अपील कर सकें, तो हम मासेस के बिहेवियर को बदल सकेंगे, हम हिस्ट्री को बदल सकेंगे, आगे आने वाली जो हिस्ट्री हम क्रिएट करने वाले हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 जब लोगों से पूछा गया, यंग बच्चों से पूछा गया कि तुम जो ये फाइट के लिए जा रहे हो, तुम उसके लिए क्या सोचते हो, महसूस करते हो, उन सब ने बोला बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि उस समय जो सॉन्ग था ओवर देयर, अंकल सैम्स पोस्टर एवरीबडी दैट आई वांट यू, तो यंग पीपल जो थे उनके लिए अपने आप को लड़ाई में देखना एक सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी था। और वहाँ पे इस तरह का जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई था जहाँ पे वो ये देखते हैं कि भी वॉर पे जाके वो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में डिज़ायर है टू फाइट फॉर देयर कंट्री, दे वॉलंटियर। और जिस समय वियतनाम वॉर हुई उस समय जब यंग लोगों को भेजा गया तो इट वॉज क्वाइट डिफरेंट। क्यों? एक्सटर्नल स्टिमुलाई था, उसमें बहुत सारे लोगों को न्यूज़ में पता था कि व्हाट इट इज़ हैपनिंग, तो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सेम नहीं था। अब ये डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई नहीं थी, लेकिन ये लड़ाई थी कि एक हमारे दूसरे देश के अंदर जिसके बच्चे का फेस ब्लो अप कर गया जंगल के अंदर, वो मर रहा है। राइटर कहता है मैं वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो अच्छा है या बुरा है, मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ जब हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन चेंज होती है तो एक वॉर में जाने को हम हीरोइक समझते हैं और दूसरे को नहीं समझते हैं। हमारा फीलिंग, हमारा बिहेवियर अब जिस प्रकार से बदल रहा है ना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।
एक और एग्जाम्पल मूवीज़ का देता हुआ राइटर कहता है मूवीज़ लाइक E.T., स्टारमैन, कोकून और क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड, जहाँ पे कि हमने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ह्यूमन बींग्स को देखा, ह्यूमन बींग कह रही हूँ, लोगों को देखा। उससे पहले क्या होता था, हम सोचते थे बाहर के लोग हमें आके खा जाएंगे, वो हमें ओवर पावर करेंगे। इन मूवीज़ से जिनमें हमें उन्हें दोस्तों की तरह दिखाया गया, तो हमने ये समझा कि इनके साथ हम स्कूल जा सकते हैं, हम अपने ग्रैंडपा के स्विमिंग पूल के अंदर इनके साथ मज़े ले सकते हैं। राइटर कहता है अगर मैं भी एक एलियन होता तो मैं अर्थ प्लैनेट पे आने से पहले मैं किसी को बोलता मेरे बारे में बहुत अच्छी मूवी बनाओ कि व्हाट अ ग्रेट गाय आई एम, ताकि पीपल मुझे एंथुजियास्टिकली वेलकम करें। और मैं अपने आप के लिए PR एजेंट रखता जो मास इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को बदलता, हु आई एम, व्हाट आई एम लाइक, और फिर मैं वहाँ से इस प्लैनेट के ऊपर आता। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे, रैम्बो, स्टीवंस, सिल्वेस्टर स्टैलोन। इम्पॉर्टेंट ये है, ये ऑब्जर्व करें कि किस प्रकार से ये मूवीज़ एक मास कल्चर को इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट कर रही हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि हम चेतन हो कि हम अपने माइंड के अंदर क्या डाल रहे हैं, वही डालें ना जो हमारे डिज़ायर्ड आउटकम को सपोर्ट करता हो। सोचिए अगर हम पूरी दुनिया की इंटरनल रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग वॉर को बदल सकते हो, वो ताकत, वो टेक्नोलॉजी जो वॉर करने में लगती है, अगर वो इफ़ेक्टिवली यूज़ हो, जहाँ पे हम ब्रिज करें वैल्यू डिफरेंसेस को, रिप्रेजेंट करें यूनिटी ऑफ ऑल पीपल को, तो सोचिए। राइटर कहता है मैं जानता हूँ कि ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें कुछ मूवीज़ बनानी है, लोगों को दिखाना है, और वहीं से दुनिया चेंज होने लग जाएगी और हो जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि मैकेनिज्म ऑफ चेंज अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल हैं, और हम कॉन्शियस होके ये देखें हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किस पे अटेंशन पे कर रहे हैं, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली एज अ समाज। अगर हम अपने परिवार, कम्युनिटीज, देश, दुनिया, इन सब के अंदर कुछ सर्टेन रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें बहुत ही चेतन होकर जिंदगी को जीना है। ये जो मास स्केल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे फ्यूचर बिहेवियर को, दुनिया के कल्चर को बदलता है। तो हमें अगर ऐसी दुनिया क्रिएट करनी है कि जो रियल में पॉजिटिवली वर्क करती हो, तो हमें कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना होगा और प्लान करना होगा कि हम ऐसे क्या रिप्रेजेंटेशन क्रिएट्स करें जो हमें एम्पावर करे एज अ यूनिफाइड ग्लोबल स्केल। तो दो तरह से हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, एक पावलोव के कुत्तों की तरह पे कि जो हर ट्रेंड को रिस्पॉन्ड करता है, हर मैसेज को रिस्पॉन्ड करता है, और हम जंक फूड, एवरी ट्रेंड जो भी हमारे को दिखाया जाता है हम उससे प्रभावित होते हैं, और हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को इतना अरेस्ट कर लिया जाता है कि लोग उससे पैसा कमाते हैं। तो एक परपेचुअली अरेस्टेड इंटेलिजेंस में हम काम करते हैं। ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव है कि ट्राई टू डू मोर एलिगेंस, समथिंग मोर एलिगेंट। लर्न करें कि अपने ब्रेन को कैसे यूज़ करना है ताकि वो चूज़ करे बिहेवियर एंड इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो हमें एक बेटर पर्सन बनाए, और वहीं से एक बेटर दुनिया बने चेतन कि आपको किस प्रकार से प्रोग्राम किया जा रहा है, किस प्रकार से आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। बिल्कुल निश्चय कर लें कि किस समय आपका बिहेवियर जो है या आप किसको मॉडल कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी रियल वैल्यूज़, और जब वो नहीं करता है तो आप चीज़ों पे एक्ट करें जैसा कि आप चाहते हैं। हम ऐसी एक दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हर पल एक नया ट्रेंड है। अगर आप परसुएडर हो तो आप ट्रेंड क्रिएटर बनोगे, अदरवाइज आप रिएक्ट करोगे बहुत सारे मैसेजेस पे। एक डायरेक्शन जहाँ पे चीज़ें जा रही हैं वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। डायरेक्शन जो है वो उसकी वजह से डेस्टिनेशंस बदलती हैं, हम डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि डिस्कवर करें कि ये डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, जैसे नदी जिस तरह बहेगी वहीं जाएगी ना, तो आप वहाँ पे तब तक अगर आपने वेट किया कि वो आगे नायग्रा फॉल की तरह नीचे जा रही है, तब तक क्या करोगे? ना आपके पास बोट होगी, ना आपके पास चप्पू होगा। तो जॉब ऑफ द परसुएडर इज टू लीड द वे, मैप द टेरेन एंड फाइंड द पाथ एंड लीड टू बेटर आउटकम। ये ट्रेंड्स कौन क्रिएट करता है?
इंडिविजुअल्स, थैंक्स गिविंग का जो त्यौहार है, हॉलीडे है, ये किसी पॉलिटिकल ऑफिसर ने नहीं क्रिएट किया था, इसे एक वुमन ने क्रिएट किया जो कि पूरी देश को यूनाइट करना चाहती थी, और उसका नाम था सारा जोसेफ हेल। ने सफलतापूर्वक उसे किया जो कि लोग 250 सालों में ना कर सके। तो थैंक्स गिविंग की हॉलीडे के बारे में पेज नंबर 397 पे राइटर लिखता है 1621 में सबसे पहले गेव थैंक्स अक्टूबर के अंदर क्रिएट किया गया। के बाद 155 साल तक कोई भी रेगुलर या यूनिफाइड थैंक्स गिविंग सेलिब्रेशन कॉलोनीज में नहीं हुई। इस तरह कई सालों के अंदर नवंबर 26 को 1789 के अंदर प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन ने दोबारा से नेशनल थैंक्स गिविंग डे किया, लेकिन उसके बाद में भी ये रेकरिंग इवेंट नहीं बन सका। 1827 के अंदर सारा जोसेफ, जो कि 5 बच्चों की माँ थी, टोटल कमिटमेंट और परसिस्टेंस के साथ में उन्होंने इसे क्रिएट किया। वो बाय बिकमिंग अ प्रोफेशनल राइटर, समय विमेन राइटर्स बहुत कम थी। एज अ एडिटर ऑफ अ लेडीज मैगजीन की सर्कुलेशन 1,50,000 थी। शी वॉज नोन फॉर हर एडिटोरियल कैंपेन्स ऑन बिहाफ ऑफ विमेन कॉलेजेस। नर्सरी राइम्स लाइक जैसे मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब भी उन्होंने ही लिखी थी। उनके जीवन का एक उद्देश्य भी था कि वो एक परमानेंट नेशनल थैंक्स गिविंग डे क्रिएट कर सकें। उन्होंने अपनी मैगजीन को एज ए मेजर टूल ऑफ इन्फ्लुएंस यूज़ किया। 36 साल तक अपने इस ड्रीम के लिए कैंपेन किया, राइटिंग लेटर्स टू प्रेसिडेंट, टू गवर्नर्स। हर साल वो अपनी मैगजीन में थैंक्स गिविंग मैन्यूज देती थी, फीचर स्टोरी करती थी, पोइट्री करती थी ऑन थैंक्स गिविंग थीम्स। जब सिविल वॉर अमेरिका के अंदर आई, वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली हेल को कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सके इस तरीके में कि वो पूरा देश उसको ध्यान दे। और उन्होंने लिखा, Would it not be great advantage socially, nationally and religiously to have a day of our American Thanksgiving positively settled? Putting aside the sectional feelings and local incidents that might be urged by any single state or isolated territory that desire to choose its own time. Would it not be more noble, more truly American to become national? इस प्रकार से पूरा उनका राइटअप दिया गया है। इस एक वुमन की परसिस्टेंस और परसुएशन से एक पूरा, आप ये समझिए, त्योहार बन गया। राइटर कहता है कि 2 पॉसिबल मॉडल्स ऑफ इफेक्टिव ट्रेंड क्रिएशन है। नंबर 1 थ्रू एजुकेशन। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो पॉजिटिव इफेक्ट में हो, तो हमें नेक्स्ट जनरेशन को मोस्ट इफेक्टिव टूल्स जो अवेलेबल हैं ऑफ क्रिएटिंग देयर ओन वर्ल्ड द वे दे वांट इट इज थ्रू एजुकेशन। राइटर कहता है, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये सब करता हूँ, कैंप्स लगाता हूँ, बच्चों को वहाँ पे स्पेसिफिक टूल्स सिखाता हूँ ताकि वो अपने ब्रेन के मास्टर बने, अपने बिहेवियर को डायरेक्ट करें और लाइफ में जो रिजल्ट चाहते हैं वो उसको पाएं। वो सीखते हैं कि गहराई से कि सब बैकग्राउंड के लोगों के साथ में वो कैसे रैपो क्रिएट कर सकते हैं। वो अपनी लिमिटेशंस को तोड़ते हैं, रीफ्रेम करते हैं अपने परसेप्शन, धारणाओं को जिन्होंने लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में उन्होंने क्रिएट की हुई होती है। एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स बच्चे, राइटर कहता है, मुझे बताते हैं कि इट वॉज अ वेरी पावरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस दे हैव एवर हैड एंड द मोस्ट एंजॉयबल एंड रिवार्डिंग प्रोग्राम। राइटर कहता है, आई फील वेरी प्रिविलेज्ड दैट आई हैव कंडक्टेड इट। ही सेज, आई एम ओनली द वन पर्सन। ये ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन कुछ लोगों को ही पहुंच सकती है। हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया टीचर्स के लिए विद NLP एंड अदर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी के साथ में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए आज हम यहाँ तक करते हैं, फिर आगे उसको लेके चलेंगे। तो इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ये मालूम पड़ता है कि ये देखिए, जो बुक्स लिखी हुई होती हैं, हाउ पावरफुल। ज़िंदगी में शायद कुछ लोगों को यूनिवर्स रोल मॉडल बना के भेजता है। It has changed my life in so many ways. At my home, I've started understanding my family better. I think I'm a better human being after reading this book. We are now at the last leg of the book where he's summarizing everything, and I think it's so powerful. And it has come in so many people, life changes. I've got so many messages from people. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.